Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. Center of mass. This is a very interesting topic which you study in physics और इसका बहुत ही practical application है and obviously numericals यहाँ से आते हैं आपके in various Olympiads और you can say NEET exam, JEE main exam. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा conceptual. What is the center of mass? I will try to make you feel that concept कि वो center of mass actually है क्या चीज़ है. स्टार्ट करते हैं. देखो मेरे पास एक कॉपी है, ये फिजिक्स की बुक है एक मेरे पास. मैं इस फिजिक्स की बुक को ऐसे हॉरिजॉन्टली होल्ड करके रखना चाहता हूं, तो मैं इसको कैसे रखूंगा? मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्सेस लगाऊंगा. अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इन फोर्सेस को मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको? ये देखो मैंने फिंगर्स अपनी अलग अलग पॉइंट्स पे लगाई हैं, 1 2 3 4 5. मैं और भी फिंगर्स अलग अलग पॉइंट्स पे लगा सकता हूं ताकि ये जो बुक है ये बैलेंस्ड रहे. तो कहने का मतलब है मैं अलग अलग पॉइंट्स पर फोर्सेस लगाकर इस बुक को स्टेबल रख रहा हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. पर क्या आप मुझे एक ऐसा पॉइंट बता सकते हो इस बुक में जिसमें मैं इन सारी फोर्सेस को इकट्ठा करूं और उस पॉइंट पे लगा दूं और तब भी ये वाली जो बुक है वो स्टेबल रहे? बिल्कुल. आप बोलोगे सर सेंटर पे लगा दो, तो सेंटर पे अगर मैं लगाऊं सारी फोर्सेस को इकट्ठा करके तब भी ये बुक स्टेबल है. देख रहे हो आप, पहले मैं अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्सेस लगा रहा था, अब उन्हीं फोर्सेस को मैंने एक पॉइंट पे लगा दिया. तो हर बॉडी में ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको जहां पर आप ये मान सकते हो कि पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है. एक्चुअली में नहीं है, पर वो पॉइंट बिहेव ऐसा कर रहा है कि वहां पे पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरी की पूरी बॉडी का मास वहां पे आ गया, इसीलिए तो वो बॉडी इसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फोर्स लगाने पे स्टेबल हो गई. तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये जो पूरी मेरी बुक है इसका मास है मान लो 5 kg. फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, इतनी भारी बुक होती नहीं, मान लो 5 kg. ये मास m मान लो. इस मास m को बैलेंस करने के लिए मुझे फोर्सेस लगानी पड़ी अलग अलग पॉइंट्स पे पूरी बुक में. अब मैंने इस बुक में एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जिस पर मैं अगर इन सारी फोर्सेस को इकट्ठा करके उस पॉइंट पे लगा दूं तब भी बुक वैसा ही बिहेव करेगी जैसा ये जो बुक है पहले बिहेव कर रही थी अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्सेस लगाने पर. उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है हर बॉडी में, और वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है. बाहर वाले पे बाद में आता हूं, पहले इस बॉडी के अंदर वाले की बात करते हैं. मतलब वो वाला पॉइंट बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और अंदर वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, ताकि उस पॉइंट पे आप सारी की सारी फोर्स लगा दो और वो बॉडी है वैसे ही स्टेबल पोजीशन में रहेगी जैसे अलग अलग फोर्सेस को लगाने पर वो स्टेबल रह रही थी. तो बहुत सिंपल सी बात है. क्या ऐसे हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाला जा सकता है? बिल्कुल. ट्रायंगल का, सर्कल का, एंड उसके बाद क्यूबॉइड का, क्यूब का, स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सिलेंडर, हॉलो, सॉलिड, एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी का, डिस्क का निकाला जा सकता है सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है हर बॉडी में जहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है. पर क्या एक्चुअली में है? नहीं है. तो फिर माना क्यों? माना इसलिए क्योंकि बॉडी का बिहेवियर जो है वो सेम ही रहता है. अगर मैं उस पॉइंट को ध्यान में रख के एनालिसिस करूं जिसको मैं सेंटर ऑफ मास बोल रहा हूं, जो कि पूरी बॉडी ने बिहेवियर करना था उन फोर्सेस के इफेक्ट के अंडर. आ रही है बात समझ में? इतनी सी. अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है. एक मिनट इसको मैं खोल लूं जरा. अच्छा, ये है. क्या शेप दिख रही है आपको? सर्कल. इसको मैं रिंग बोल सकता हूं. रिंग वैसे तो कड़ा होता है, रिंग होता है. इसका मास कहां पे है? सारे का सारा पेरीफेरी पे है, सरकमफ्रेंस पे. क्या अंदर कोई मास है? यहां पे अंदर कोई मास नहीं, तो खाली है, अंदर खाली है. तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए? जैसे इस बुक का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे मिला आपको, तो जितनी भी सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं, सिमेट्रिकल शेप है, रेक्टेंगल एक सिमेट्रिकल शेप है, सर्कल एक सिमेट्रिकल शेप है, स्फेयर एक सिमेट्रिकल शेप है, सिलेंडर एक सिमेट्रिकल शेप है. तो सिमेट्रिकल शेप्स का जो सेंटर होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर, उसी पे सेंटर ऑफ मास होता है. तो ये भी एक सिमेट्रिकल शेप है, सर्कल है. इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? यहां पे. पर यहां पे तो कोई मास है ही नहीं. सर ये क्या बात कर रहे हो आप? अब सुनो मेरी बात. यहां पे सेंटर ऑफ मास होने का मतलब ये है, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होने का मतलब ये है कि इस लाइन के अलोंग अगर मैं कहीं भी फोर्स लगाऊंगा तो ये पूरे का पूरा जो मेरा रिंग है, कड़ा है, सर्कल में ये जो बॉडी है मेरी, ये स्टेबल हो जाएगी. देखो कहां पे है मेरा सेंटर ऑफ मास? यहां पे.
इसी का लाइन ऑफ एक्शन ये पूरा, मतलब इसी सेंटर ऑफ मास के लोकेशन के लाइन के अलोंग अगर मैं फोर्स लगाऊं, ये लगाई मैंने फोर्स और ये हो गया स्टेबल। क्योंकि यहां पे फोर्स लगाने पे ये जो मेरा कड़ा है, रिंग है, इसीलिए स्टेबल हो रहा है क्योंकि इसी के नीचे यहां पे सेंटर ऑफ मास है। फील हो रहा है कॉन्सेप्ट आपको? तो सेंटर ऑफ मास, हम ये समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास हर बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारे का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि बॉडी का बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा वो अलग अलग पॉइंट्स पे अगर मैं फोर्सेस लगाऊं वो वैसा ही बिहेव करेगी, जितना मैं फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास पे लगाऊं वैसा बिहेवियर शो करेगी। बात आई समझ में? अब सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अंदर वाली एग्जांपल मैंने दे दी आपको, बुक के इस बुक का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, कहीं पे ज्योमेट्रिक सेंटर पे, तो ये इसी बुक के अंदर है ना सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है जो यहाँ पे मास एक्चुअली इस बॉडी के अंदर ही है वो सेंटर ऑफ मास, पर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे तो मास ही कोई नहीं, तो हवा है, खाली है यहाँ पे। तो इसको जस्टिफाई एक्सप्लेन कैसे करोगे आप कि इसके लाइन ऑफ एक्शन में, मतलब इसको स्टेबल रखना चाहता हूं मैं एक पॉइंट पे फोर्स लगा के, ऐसे रख सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, इस मेरी फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऊपर को लगाई हुई है मैंने। इस कड़े को स्टेबल रखने के लिए फोर्स मुझे ऊपर लगानी पड़ेगी। अब ऊपर को अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, दैट मीन्स मेरा लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, तो दैट मीन्स मेरा सेंटर ऑफ मास इसके नीचे है कहीं पे, और मुझे पता है क्योंकि ये सर्कल है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। क्या आपको बात आ रही है समझ में? तो जिस भी पॉइंट पर फोर्स लगाने पर पूरी की पूरी बॉडी आपकी स्टेबल हो जाए, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास कहीं हवा में होता है, आपका हवा में है, कैलकुलेशन बताती है आपको कि हवा में सेंटर ऑफ मास है, कहीं पे वहां तो मास ही नहीं है, तो आप उसके लाइन ऑफ एक्शन पे चलो, मतलब उसी के लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी स्टेबल हो जाएगी आपकी। तो ये तो आपका फंडा हो गया किसका? सेंटर ऑफ मास का। इस सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक शेप्स का कहां पे होता है? उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, मतलब रेगुलर शेप्स का कहां पे होता है? उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। सर्कल, ट्रायंगल, क्यूबॉइड, क्यूब, उसके बाद रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके बाद आपका आ गया क्यूबॉइड आ गया, ठीक है, सिलेंडर आ गया, डिस्क आ गया, रिंग आ गया, इन सब के ज्योमेट्रिक सेंटर्स पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास पे एक्चुअली सारा मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास वहां पर भी हो सकता है जहां पे मास है ही नहीं। तो सेंटर ऑफ मास एक कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट हर बॉडी में आपको मिलता है जो बिहेवियर कैसा शो करता है कि पूरे का पूरा मास वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये तो ही कॉन्सेप्ट की बात। अब इसका यूज क्या है? कॉन्सेप्चुअल आई बिलीव आपको समझ में आ गया। अब इसका यूज क्या है फिजिक्स में? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा वंडरफुल कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम बड़ी सी बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक बॉडी है ऐसे, इसका मास है m, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यहां पे होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। तो क्या मैं इस पूरी बॉडी को ना बनाकर एक सिंपल पॉइंट मास यहां पे बना सकता हूं जिसका मास कितना है? इस बॉडी के जितना ही है, तो मेरा एनालिसिस आसान हो जाता है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, मेरी इस बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगाऊं F और ये एक्सेलरेट करती है एक्सेलरेशन a के साथ, तो मैं अगर बोलता हूं F इज इक्वल टू ma, तो ये एक्सेलरेशन किसकी होती है? इस पूरे मास की, और इस मास में प्रेजेंट हर छोटे छोटे पार्टिकल की। या मैं बोल सकता हूं ये इक्वेशन में जो मास m है वो ये वाला है, सेंटर ऑफ मास वाला, और एक्सेलरेशन ले ली मैंने सेंटर ऑफ मास की। अब एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। आपको याद होगा सर्कुलर मोशन करते हुए आपको एक चीज बताई जाती है, आपको याद है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक रॉड ऐसे है, रॉड है, और इसको मैंने यहां पे हिंज किया हुआ है, और इसके अबाउट ऐसे घूम रही है, ये रॉड ऐसे घूम रही है, इसका मास है m और रेडियस इसका r ले लेते हैं, मतलब सर्कल का रेडियस ले लो, या आप इसकी लेंथ मान लो रॉड की r है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना चाहूं v, तो वो क्या होगा? v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, और एक्सेलरेशन की टर्म्स में क्या बनता है? a इज इक्वल टू r इंटू एल्फा। एल्फा होती है आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन,
ठीक है, और ये होती है आपकी लीनियर एक्सेलरेशन। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने v निकाला है r ओमेगा के इक्वल, ये किसकी लीनियर वेलोसिटी है? बिल्कुल एंड पे जो मास प्रेजेंट है उसकी है। पर अगर मैं आपको पूछूं इस वाले मास की बताओ जो यहां पर है, सेंटर पे है, तो सेंटर इसका डिस्टेंस कितना हो गया r/2, तो v कितना हो जाएगा इसका, v1 इज इक्वल टू r/2 इंटू ओमेगा। तो क्या मैं यहां से ये समझ सकता हूं, जैसे जैसे मैं इस सेंटर से इस एंड से दूर जाता जाऊंगा वैसे वैसे v मेरा चेंज होता जाएगा, क्योंकि r चेंज हो रहा है मेरा, ओमेगा तो देखो सेम ही है घूमने वाला, रोटेशन की जो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज तो सेम। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस रॉड की आप लीनियर वेलोसिटी बताओ, तो आप मेरे से एक रिवर्स क्वेश्चन पूछोगे कि सर किस पार्ट की पूछ रहे हो? मैं बोलूंगा एंड वाले की बताओ, तो आप बोलोगे r ओमेगा। मैं बोलूंगा मिडल वाले की बताओ, आप बोलोगे r/2 ओमेगा। मैं बोलूंगा यहां वाले की बताओ, आप बोलोगे सर यहां से डिस्टेंस होता है, बोलूंगा r/3, तो आप बोलोगे v2 इज इक्वल टू r/3 ओमेगा। तो कहने का मतलब है यहां पे हर छोटे छोटे मास की अलग अलग एंगुलर अलग अलग लीनियर वेलोसिटी आपको मिलेगी। सेम कहानी यहां पे होगी, a इज इक्वल टू r अल्फा। तो a इज इक्वल टू r अल्फा अगर मैं बोलता हूं तो ये a मैंने किसका निकाला है, एक्सेलरेशन बिल्कुल एंड वाले मास का। पर अगर मैं सेंटर वाले की बात करता हूं आपके साथ कि सेंटर वाले की बताओ, तो आप क्या करोगे, a1 इज इक्वल टू r/2 अल्फा। तो इसका मतलब है हर पार्ट की एक्सेलरेशन यहां पे अलग अलग आ रही है। पर मुझे जब f इज इक्वल टू m में लिखना होता है तो उसमें m तो मैं पूरी रॉड का लिख दूंगा, मास ऑफ रॉड, और एक्सेलरेशन मुझे यहां पे लिखना है, तो एक्सेलरेशन किसका लिखूं मैं, एंड वाले पार्ट का, सेंटर वाले का जो नजदीक है पूरे का, क्योंकि सबकी तो अलग अलग आ रही है, सबकी एक्सेलरेशन अलग अलग आ रही है। तो मैं इस एक जो इक्वेशन है मेरी f इज इक्वल टू m, इसमें एक इसका लिखूंगा। यहां पर फिर मैं देखूंगा इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे लाई करता है, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास का यूज आएगा कि इस पूरी इक्वेशन को जब आप यूज करोगे तो यहां पे एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का लोगे। तो कहने का मतलब है इस रॉड के लिए जब आप f इज इक्वल टू m में लिखना चाहते हो तो आपको यह पता लग गया है कि a तो हर पार्ट का अलग अलग है, तो उस हर पार्ट को अलग अलग तो सॉल्व करने से रहे, वो तो हमारे बस का है नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो तो हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट बनाया। हमने ये माना कि इस रॉड में एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो इस पूरी रॉड की तरह बिहेव करेगा, उसी को बोला सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमने माना कि पूरी के पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अगर पूरी रॉड ले लूं या मैं सिर्फ उसका सेंटर ऑफ मास ले लूं, इट इज वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। तो अब मैं इसके सेंटर ऑफ मास लेके उसको एनालाइज करूंगा, तो मेरे लिए एनालिसिस करना बहुत आसान हो गया। f इज इक्वल टू m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन किसकी लोगे, सेंटर ऑफ मास की। ये एप्लीकेशन है इसकी सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है, सरल बना देता है। जैसे मैं सरल वे में समझाता हूं, तो सेंटर ऑफ मास भी एक सरल कॉन्सेप्ट है जो आपको सरल वे में एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है कि पूरी बॉडी को छोड़ो, इतने हजारों पार्टिकल हैं उसमें, ये तो मैंने छोटे छोटे मासेस लिए हैं, इसमें तो पता नहीं मिलियंस ऑफ मासेस होंगे छोटे छोटे, हर का निकालने बैठ गए फिर तो हो गया काम। तो सेंटर ऑफ मास लगाओ, उसमें सेंटर ऑफ मास आपका आ जाएगा, तो उसका फिर यहां पे आप एनालाइज कर सकते हो। एक और चीज बताता हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन सुना होगा, बहुत बढ़िया सुना है। तो अब हमने क्या किया, ग्राउंड से ये एक बॉम्ब है मेरे पास, इस बॉम्ब को मैंने ऐसे थ्रो किया ऊपर, पर जैसे ये यहां पर पहुंचा इसके बहुत सारे पीसेस हो गए, बहुत सारे मींस 50, 100, 150, बहुत सारे पीसेस हो गए। और मैंने जब उन पीसेस को देखना स्टार्ट किया तो कोई पीस तो ऐसे गया, कोई पीस ऐसे गया, कोई पीस ऐसे गया, कोई पीस ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया। क्योंकि आप समझो ना, जब बॉम्ब ऐसे जा रहा था और रास्ते में एक्सप्लोड हो गया तो उसके इतने सारे पीसेस होंगे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। अब आपको बोला जाता है बताओ इसका एनालिसिस करो इसका, तो अब यहां पे तो हर पीस का एनालाइज करने बैठे, फिर तो हो गया। फिर हमने देखा कि अगर मान लो बॉम्ब जब जा रहा था तो इसके 15 पीस हुए, तो वो 15 पीस जो हैं वो एक फैमिली की तरह है ना, मतलब एक साथ रह रहे थे, पहले इसी बॉम्ब का पार्ट थे। और बॉम्ब एक्सप्लोड क्यों हुआ,
इंटरनल फोर्सेस की वजह से, अंदर होती है ना इंटरनल फोर्सेस, उसकी वजह से होता है बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब एक्सप्लोड। बाहर से एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं होता आपका बॉम्ब एक्सप्लोड, इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। तो उसके 15 पीस हो गए। तो अब जब उन सभी 15 पीसेस को हमने अलग अलग देखा तो मैंने देखा 5 सेकंड के बाद उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे था, उनका सेंटर ऑफ मास यहां पे था। फिर मैंने देखा 10 सेकंड के बाद उसका सेंटर ऑफ, उन सभी 15 का सेंटर ऑफ मास यहां पे था। फिर मैंने देखा 20 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास यहां पे, 25 के बाद सेंटर ऑफ मास यहां पे, 30 के बाद यहां पे, 35 के बाद यहां पे, 40 के बाद यहां पे। मैंने सबको ऐसे ज्वाइन कर दिया। इन सबको जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है इस बॉम्ब का, वो एक बहुत ही एक ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है जो बहुत इजी है एनालाइज करना और जिसको हम पढ़ते आए हैं। तो हमने देखा कि जो सेंटर ऑफ मास था प्रोजेक्टाइल का, वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ। मतलब वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह चल रहा है, पैराबोलिक पाथ। तो सेंटर ऑफ मास, अब देखो यहां पे फिर से सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन आ गया कि इस पूरी बॉम्ब का जब एक्सप्लोजन हुआ उसको एनालाइज करने के लिए आप उसका सेंटर ऑफ मास पकड़ोगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वही इनर्शिया वाली बात होगी। जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक बॉडी जो है वो वैसा ही करते रहना पसंद करती जैसा वो पहले कर रही थी। तो जब आपने एक बॉम्ब को ऐसे रिलीज किया था तो इसकी टेंडेंसी क्या थी, एक प्रोजेक्टाइल की तरह पैराबोलिक पाथ फॉलो करने की। रास्ते में जब वो एक्सप्लोड हुआ तो वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ, एक्सटर्नल की वजह से नहीं हुआ। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो इसकी टेंडेंसी अभी भी पैराबोलिक पाथ फॉलो करने की ही होगी। पर क्योंकि उसके बहुत सारे पीसेस हो चुके हैं तो अलग अलग पीस को एनालाइज करने की बजाय हम उसका क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हमने देखा वो वैसा ही जा रहा था, पैराबोलिक शेप में, प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में। मैंने आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैंने आपको सेंटर ऑफ मास की एप्लीकेशन बता दी। 2 एप्लीकेशन बताई है बहुत अच्छी अच्छी। एक रॉड वाली बताई कि एक रॉड को, मान लो मेरी हाथ को रॉड मानो, तो जब इस कंधे के अलोंग ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो इसकी इस पोर्शन की एंगुलर एक्सेलरेशन, मेरी लीनियर एक्सेलरेशन अलग होगी, इसका ए अलग होगा, इसका ए अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। पर मुझे जब F = ma लिखना होता है तो उसमें मैं a किसका लूंगा, मेरी इस पूरी बाजू का सेंटर ऑफ मास लूंगा मैं और उसका a लिखूंगा मैं, क्योंकि इस मेरी पूरी बाजू में हर पार्ट का एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग है। तो हर पार्ट को एनालाइज करने की बजाय सेंटर ऑफ मास पकड़ लो, हर पीस को एनालाइज करने की बजाय आप क्या करो, उसका सेंटर ऑफ मास पकड़ लो और उसका एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आपने सुना होगा ग्रेविटेशन के केस में भी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम करते हैं तो उसमें आपको क्या बोला जाता है, ये अर्थ है, ये मून है, तो आप डिस्टेंस जो लेते हो उनके बीच में कहां से कहां तक का लेते हो, सेंटर टू सेंटर लेते हो ना, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है, सिमेट्रिकल शेप है और नॉर्मली ओवल होती है, पर हम उसको एनालिसिस के लिए स्फेरिकल मान के चलते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पे, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पे। तो सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास का हम डिस्टेंस लेते हैं, इसीलिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। F = Gm1 m2/r²। जब आप पढ़ते हो ये m1 है, ये m2 है और ये r है, ठीक है, और ये लाइन ऑफ एक्शन होता है फोर्सेस का, एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं वो। तो अगेन सेंटर टू सेंटर लेने का मतलब क्या है कि वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास एज अ कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया। सेंटर ऑफ मास की एप्लीकेशन मैंने 2 बहुत अच्छी एप्लीकेशन आपको बताई। तीसरा, सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, दैट आई विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। उसके लिए एक बेसिक अप्रोच होती है, आपको उस पूरी बॉडी के अलग अलग, देखो ऐसा है कि अगर तो आपको एक पूरी सिमेट्रिक बॉडी दे रखी है, जैसे मान लो ये आपको बोला है ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। अब इसमें कितने छोटे छोटे मासेस होंगे, मिलियंस ऑफ होंगे, तो हर को पकड़ के चलोगे क्या, नहीं। तो कुछ का तो हम याद रखेंगे, सेंटर पे होगा। सिमिलरली स्क्वायर का सेंटर पे होगा, रेक्टेंगल का भी उसके सेंटर पे होगा। पर कई बार कुछ अनसिमेट्रिक बॉडीज आ जाती हैं। मैं बोलता हूं इसमें 5-6 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हम एक एक्सिस लेंगे जिसके अबाउट हम इनके डिस्टेंसेस को एनालाइज करेंगे और x में अलग निकालेंगे हम सेंटर ऑफ मास, y में अलग निकालते हैं और z में अलग निकालते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं सेंटर ऑफ मास के। ये मैथमेटिकल अप्रोच है, दैट आई विल डिस्कस इन द सेपरेट वीडियो। पर जो चीज मैंने आपको बताई वो कॉन्सेप्चुअली आपकी बहुत हेल्प करेगी कि कैसे निकालते हैं,
होता क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, दैट विल आई विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो, उसमें न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा उसके। फाइन, सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल योर ओलंपियाड्स, एनटीएससी वाले स्टूडेंट्स, नीट वाले, जेई मेंस वाले। कॉन्सेप्चुअली ये आपको वीडियो जो है स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा उसमें। एंड टिल देन जस्ट कीप रिवाइजिंग। कोई और टॉपिक अगर आप समझना चाहते हो सरल वे में, सरल एक्सप्लेनेशन में, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, so I'll see you in the next video. Till then, keep revising. Thank you.